नोबेल लॉरिएट और बांग्लादेश के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस का अंत हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शन रिजल्ट्स सबके सामने हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की एक बम्पर जीत हुई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बन गए हैं बांग्लादेश के न्यू पीएम। 35 साल बाद बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ बेगमों का राज था, खालिदा जिया और शेख हसीना। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के टर्मोइल के पीछे का कारण, रीजंस बिहाइंड द मास प्रोटेस्ट। टर्मोइल या कहें कि अनरेस्ट से जनरेट हुए प्रॉब्लम्स, फिर द वाइल्ड कार्ड एंट्री और इलेक्शन के बाद बांग्लादेश का फ्यूचर। इस वीडियो के अंत तक पिछले 2 सालों तक बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जनवरी 7, 2024 बांग्लादेश ने जनरल इलेक्शन का रिजल्ट्स पब्लिश किया, जिसमें शेख हसीना की अवामी लीग लगातार 4th टर्म के लिए सरकार बनाने जा रही थी। बीएनपी ने इस इलेक्शन को बायकॉट किया था और अमेरिका ने इलेक्शन को रिग्ड और अनफेयर बताया था। फिर 6 महीने बाद जून 2024 में बांग्लादेश में अचानक एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। प्रोटेस्ट में मोस्टली बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे और क्या थे उनके डिमांड्स? रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम को कम करना। 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने जब सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने, तब जन्म हुआ था बांग्लादेश का। इस इंडिपेंडेंस की लड़ाई को लीड कर रही थी मुक्ति वाहिनी, और जब देश का संविधान बन रहा था तो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को 30% रिजर्वेशन दिया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। स्टूडेंट्स इसी कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट का स्केल बढ़ रहा था, क्योंकि रिजर्वेशन वो भी 30% स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक था। ऑल ओवर द बांग्लादेश स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे थे। शेख हसीना ने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट उस वक्त तक प्रोटेस्ट एक वायलेंट रूप ले चुका था। जुलाई 21 बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेस्ट के स्केल और वायलेंस को देखकर रिजर्वेशन 30% से घटाकर 5% कर दिया। स्टूडेंट्स की मांगें पूरी, अब प्रोटेस्ट रुकना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। एक प्रोटेस्ट जो करप्शन और रिजर्वेशन के खिलाफ स्टार्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ हो गया। शेख हसीना को डिक्टेटर बोलकर प्रोटेस्ट ने रिजिग्नेशन की डिमांड की। अगस्त 5, 2024 को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स सीधा कैपिटल की तरफ मार्च कर रहे थे। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए शेख हसीना ने ऑफिस को छोड़ना ही सही समझा और वो भागकर इंडिया आ गई। आप ये फुटेज देखो, क्या ये आपको स्टूडेंट्स लग रहे हैं? प्रोटेस्ट हर देश में होते हैं, रोज होते हैं, बट जिस स्केल पे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ और कुछ ही महीनों में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना, प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ने पर मजबूर करना, कोई मजाक नहीं था। सबको साफ दिख रहा था कोई है जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, और पर्दे के पीछे से लीड हुई। वरना रिजर्वेशन से स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट डिमांड्स पूरी होने पे रुक क्यों नहीं गया और अचानक प्राइम मिनिस्टर की रिजिग्नेशन क्यों मांगने लगा? इसका हिंट शेख हसीना ने मई 2024 में दिया था। प्रोटेस्ट से कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हसीना ने बताया था एक व्हाइट स्किन मैन उनसे मिला था, जो कि सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था, और बदले में शेख हसीना को प्रॉमिस किया था हैसल फ्री इलेक्शन। अगर सीधे शब्दों में कहें तो सेंट मार्टिन आइलैंड के बदले पीएम की कुर्सी, बट शेख हसीना ने आइलैंड देने से मना कर दिया। फिर सीआईए ने प्लानिंग की, एक रेजिम चेंज की। अमेरिका अक्सर यही करता है। जिस देश की गवर्नमेंट अमेरिका की बात नहीं मानती या अमेरिका के हिसाब से अपनी पॉलिसी नहीं बदलती, अमेरिका वहाँ रेजिम चेंज यानी सरकार ही बदल देता है। इसके कई एग्जांपल्स हैं। सबसे रिसेंट एग्जांपल वेनेजुएला। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एक रेजिम चेंज प्लान बनाती है। सबसे पहले करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट, फिर प्रोटेस्ट को एक वायलेंट रूप देना, उसके बाद प्रोटेस्टर को कैपिटल या पीएम की रेसिडेंसी पे डायरेक्ट अटैक करना और पीएम को रेजिग्नेशन के लिए फोर्स करना। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो श्रीलंका और नेपाल में भी सेम प्लेबुक फॉलो किया गया था। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में एक और चीज कॉमन थी। तीनों देशों में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ रहा था। तीनों देशों ने चाइना से लोन ले रखे हैं और क्रिटिकल इंफ्रा डेवलपमेंट, पोर्ट्स और एयरपोर्ट में चाइना को इन्वॉल्व कर रखा था। सो फॉर अमेरिका, गवर्नमेंट चेंज्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया था, एक सेंट मार्टिन आइलैंड, दूसरा एक क्रिश्चियन स्टेट। सेंट मार्टिन आइलैंड की लोकेशन बहुत क्रिटिकल है, पे ऑफ बंगाल के बीचों बीच। अमेरिका यहाँ एक एयरबेस बनाना चाहता है। ट्रेड और मिलिट्री दोनों एस्पेक्ट से ये आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है। 70% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। फिर चाहे मिडिल ईस्ट से ऑयल हो या फिर अफ्रीका से मिनरल्स, सबको इंडियन ओशन से ही गुजरना होगा। तो जो इंडियन ओशन को रूल करेगा वो पूरे वर्ल्ड ट्रेड पे रूल करेगा। इसलिए इंडियन ओशन के नजदीक सेंट मार्टिन आइलैंड पे अमेरिका एक एयरबेस चाहता है। सेंट मार्टिन से अमेरिका मलक्का स्ट्रेट को भी कंट्रोल कर पाएगा, जो चाइना की एक दुखती नस है, क्योंकि चाइना के सारे एनर्जी इंपोर्ट्स इसी पतली स्ट्रेट से गुजरती है।
मलक्का स्टेट ब्लॉक और चाइना अपने घुटनों पे। और अगर मिलिट्री एस्पेक्ट की बात करें तो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अमेरिका से बाहर अमेरिका के करीब 800 मिलिट्री बेसेस हैं, बस इस लोकेशन में नहीं, रसिया, चाइना और इंडिया के बीच। इसलिए अमेरिका बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को टारगेट कर रहा है मिलिट्री बेसिस के लिए। शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इशू हाईलाइट किया था, अ क्रिश्चियन स्टेट, जो कि इंडिया को भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू हसीनाज स्टेटमेंट, CIA बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों के बीच एक नया देश बनाना चाहता है, एक क्रिश्चियन स्टेट जो अमेरिका का कंप्लीटली वसाल स्टेट होगा। अगर ये सच है तो मणिपुर वायलेंस भी CIA का ही प्लान का हिस्सा है। बट आज हमारा फोकस है बांग्लादेश। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश का क्या हुआ आपने देखा ही होगा। अवामी लीग के लीडर्स का मर्डर, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। इस सिविल अनरेस्ट के सबसे बड़े शिकार बने हिंदूज। कितने हिंदूज को तो जिंदा जला दिया गया इस्लामिक क्राउड के द्वारा। मॉब लिंचिंग, लूट मार, ये सब डेली होता था। और सबसे घिनौना महिलाओं का रेप, स्कॉल लीडर्स को हैरास और टॉर्चर करना, ये सब बांग्लादेश में आम बात थी। फिर मोहम्मद यूनिस के द्वारा एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाना, सिर्फ इंडिया को परेशान करने के लिए। यूनिस ने हर वो प्रयास किया जिससे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को हर्ट हो। इन सारे उथल पुथल के बीच बांग्लादेश में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तारिक रहमान की। तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को ढाका में लैंड करते हैं और पब्लिक उनका जोरदार स्वागत करती है। 2008 के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश पहली बार आ रहे थे, 17 साल बाद। वो 17 साल लंदन में थे, एक सेल्फ इम्पोज्ड असाइलम में। शेख हसीना की गवर्नमेंट में तारिक रहमान पे करप्शन केसेस और 2004 के ग्रेनेड अटैक केस चल रहा था। हसीना सरकार गिरते ही कोर्ट ने तारिक रहमान को सारे चार्जेस से फ्री कर दिया और आज वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो क्या हम तारिक रहमान से कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं या फिर नहीं? क्या वो इगोइस्ट पॉलिटिक्स से बाहर आकर बांग्लादेश को आगे ले जाएंगे या फिर बदले वाली पॉलिटिक्स करेंगे जैसा पाकिस्तान में होता है? क्या वो शेख हसीना को बांग्लादेश वापस बुलाएंगे या फिर अवामी लीग से बदला लेंगे? तारिक रहमान ने अपने रिसेंट स्पीचेस में और इलेक्शन मैनिफेस्टो में बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी को एंडोर्स किया है। दैट्स ग्रेट, ऐसा होना भी चाहिए। पर क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ग्रेट पावर्स लाइक चाइना, अमेरिका और रसिया अपने इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटीज देते हैं और फिर बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान जैसे छोटे देश उनके बैटल ग्राउंड बन जाते हैं। ग्रेट पावर हमेशा ट्राई करता है बांग्लादेश जैसे छोटे देश को अपनी कठपुतली बनाना। यूनिस गवर्नमेंट के अंदर बांग्लादेश US और पाकिस्तान के काफी क्लोज था। तो देखना ये होगा कि बांग्लादेश ग्लोबल पावर्स लाइक चाइना और अमेरिका और रीजनल पावर इंडिया को कैसे बैलेंस करेगा। लेट मी रिमाइंड यू बिफोर यूनिस, इंडिया बांग्लादेश का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया डिमांड्स 2 थिंग्स फ्रॉम बांग्लादेश। फर्स्ट, सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदू, क्योंकि यूनिस सरकार के अंदर हिंदूज का जेनोसाइड हुआ है। नंबर 2, पीसफुल नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं उन सबको सपोर्ट और सप्लाईज बांग्लादेश और म्यांमार से मिलते हैं। तो बांग्लादेश को ये इंश्योर करना होगा कि वो मिलिटेंट से सख्ती से पेश आएंगे।